हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि पूर्व न्यायिक परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं जैसे कि बिहार एपीओ एवं अन्य न्यायिक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो श्री स्टीफेन तत्पश्चात सर जेम्स स्टीफेन ने तैयार किया था, जिनको फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाता है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, साक्ष्य विधि के आधार निम्नलिखित सिद्धांत हैं, जो कि साक्ष्य विवादक विषय तक ही सीमित होना चाहिए, ये सही है। साक्ष्य जो है अनुश्रुत साक्ष्य को ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, ये भी सही है। सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश किया जाना चाहिए, ये भी सही है। तो आंसर जो है डी है, उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? तो साक्ष्य विधि एक प्रक्रिया विधि है, ये सही है। साक्ष्य विधि एक पूर्ण संहिता है, ये भी सही है। साक्ष्य विधि भूतलक्षी रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव रखती है, ये भी सही है। तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर, खोजी कुत्ता डॉग ट्रैकिंग स्निफर डॉग के साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन कौन से हैं? तो खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य ग्राह्य होता है, लेकिन आमतौर से अधिक वजन का नहीं होता, ये सही है। नेक्स्ट है बी, खोजी कुत्ते की गतिविधियों से संबंधित साक्ष्य ग्राह्य है, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता उन व्यक्तियों के साक्ष्य की ग्राह्यता पर निर्भर करती है जिन्होंने कुत्ते को साधा हो और उनकी गतिविधियाँ एवं आचरण को देखा गया हो। तो आंसर जो है ए एंड बी दोनों सही हैं, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, हेतु का साक्ष्य सुसंगत होता है। तो हेतु का जो साक्ष्य सुसंगत होता है वो धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत होता है। धारा 8 में हेतु तैयारी आचरण पूर्व का या पश्चात का, और धारा 7 में प्रसंग हेतु और परिणाम के बारे में बताया गया है। तो धारा 7 और 8 में आपको दो डिफरेंस कर लेना है हेतुक और हेतु में। हेतु को धारा 7 में बताया गया है, जो कि कॉज होता है। तो धारा 7 में जो 3 चीज़ें दी गई हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट। प्रसंग और हेतुक और परिणाम के बारे में बताया गया है। और 8 में जो बताया गया है हेतु तैयारी आचरण पूर्व का या पश्चात का, इसके बारे में बताया गया है। और धारा 6 में रेस चेष्टे के बारे में बताया गया है, एक ही संविवार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में। और जो धारा 9 कहती है कि सामान्य परिकल्पना जो है कि स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए जो आवश्यक तथ्य हैं उनको सुसंगत घोषित किया गया है। तो धारा 9 में फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न के अनुसार जो है हेतु जो है मोटिव वो धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, अभियुक्त का बुरा सील कब सुसंगत होता है? जब वह अच्छे सील का साक्ष्य दिया गया हो तब होता है, सही है। जब किसी व्यक्ति का बुरा सील स्वयं विवादक हो तब भी होता है, और जब पूर्व तो सिद्धि की गई हो तब भी सुसंगत होता है। तो उपयुक्त सभी परिस्थितियों में अभियुक्त का जो बुरा सील है वो सुसंगत होता है। तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, स्वीकृति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? स्वीकृतियाँ स्वीकृत विषयों का निश्चय एक सबूत नहीं है, ठीक है। स्वीकृतियाँ विबंध कर सकती हैं, ये भी सही है। धारा 31 के अंतर्गत स्वीकृतियाँ निश्चय एक सबूत नहीं है, किंतु विबंध कर सकती हैं। तो और जो तीसरा है, स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। धारा 58 के अंतर्गत स्वीकृत जो तथ्य होते हैं फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, वादी द्वारा की गई स्वीकृति सहवादी के विरुद्ध भी सुसंगत होती है। तो ए असत्य कथन है। बाकी ए जो है और जो ए बी हैं ये धारा 31 के अंतर्गत दोनों सही हैं, और जो सी कथन है वो धारा 58 के अंतर्गत सही है, और जो डी है वो असत्य कथन है, ये सही नहीं है। तो आंसर डी ही है, क्योंकि असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु साबित की जा सकेगी प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा और द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा। तो दोनों के द्वारा साबित की जा सकेगी, जो कि धारा 61 में प्रावधान दिया गया है। तो आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त ए बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, किसी दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जो उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत है। तो द्वितीयक साक्ष्य हो सेकेंडरी एविडेंस होगा, जो कि धारा 63 में बताया गया है। और प्राथमिक एविडेंस को जो बताया गया प्राइमरी एविडेंस प्राथमिक साक्ष्य को धारा 62 में बताया गया है। तो जो मौखिक वृत्तांत और देखा गया है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा तो वो सेकेंडरी एविडेंस में आएगा, जो कि धारा 63 में परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,
निम्न में से किस मामले में खोजी कुत्ते के साक्ष्य की विश्वसनीयता के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं? बाबू मकबूल शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में दिए गए थे, तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। परिवादी कथित अपराधों के संबंध में तुरंत परिवाद किया, उसका परिवाद किस कथन के अंतर्गत सुसंगत होगा? तो मृत्यु होने के पश्चात मृत्युकालीन कथन के रूप में, तो ये तो धारा 32(1) में है, ये इसमें नहीं होगा। संपूचक साक्ष्य के रूप में यदि जीवित बच जाता है तो ये धारा 156-57 में होगा, इसमें भी नहीं होगा। ए बी में नहीं होगा। आचरण के रूप में, आचरण के साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगा। जो परिवादी का कथन है वो धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत होगा, तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। यदि किसी हस्ताक्षरकर्ता का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर नियत किया गया है, अभिकथित किया जाता है, तो इस तथ्य को साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरकर्ता का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है। तो ये नियम सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों पर लागू नहीं होता है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। ए को बी उपपत्ति कारित करता है और धमकी देता है कि उसे जान से भी मार देगा। ए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराता है और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। FIR में की गई अंतर्वस्तु मानी जाएंगी, मृत्युकालीन कथन मानी जाएंगी, जो कि 32 सब क्लास 1 के अंतर्गत दी गई हैं। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। सूचक प्रश्न लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्रति परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, जो कि धारा 138 में बताया गया है। और मुख्य परीक्षा तथा पुनः परीक्षा में जब विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप नहीं किया जाता है तब भी पूछे जा सकते हैं, ये भी सही है। तीसरा जो है मुख्य परीक्षा एवं पुनः परीक्षा में जब विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है लेकिन न्यायालय अनुज्ञा दे देता है तब भी पूछे जा सकते हैं। जब न्यायालय अनुज्ञा देगा आक्षेप में ऑब्जेक्शन जब कोई व्यक्ति करता है, तो जब न्यायालय उस पर अनुज्ञा दे दे तो उसको पूछे जा सकते हैं लीडिंग क्वेश्चंस को, धारा 141 के अंतर्गत। तो उपयुक्त सभी स्थितियों में लीडिंग क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। न्यायालय द्वारा साक्षी से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की प्रति परीक्षा कोई पक्षकार कब कर सकता है? जब न्यायालय इजाजत दे दे तब की जा सकती है प्रति परीक्षा, तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। विधि द्वारा अपेक्षित अनुप्रमाणित दस्तावेज को निष्पादन साबित किया जाना चाहिए। कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुला करके, यदि वह जीवित है या और साक्ष्य देने के लिए समर्थ है, तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। जबकि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर देता है जिसे पेश करने की उसको सूचना मिल चुकी है, तत्पश्चात वे उस दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में उपयोग में ला सकता है, तो दूसरा पक्षकार जो सम्मति दे तब ला सकता है और न्यायालय के आदेश देने पर ला सकता है, तो आंसर जो है सी है। ए बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। व्यक्तिक संसूचना निम्न में से किस पर लागू नहीं होती है? तो दुभाषियों पर लागू होती है, वकील की लिपिक पर लागू होती है, वकील के सेवक पर भी लागू होती, वकील की पत्नी पर लागू नहीं होती। व्यक्तिक संसूचनाओं के बारे में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो है वो संरक्षित है धारा 126 के अंतर्गत, तो उसमें वकील की पत्नी को संरक्षित नहीं किया गया है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। विबंधन किस मामलों में लागू होता है? तो विबंधन केवल सिविल मामलों में लागू होता है, क्योंकि धारा 115 है साक्ष्य अधिनियम की, वो सिर्फ सिविल मामलों में ही लागू होती है, तो आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित करना है दिए गए कोड की सहायता से। तो 113 जो है वो किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में प्रावधान करती है। प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन के बारे में प्रावधान 113 में किया गया है, तो पहला जो मिलान है वो सही है। 113 भी है। दहेज मृत्यु की अवधारणा के बारे में बताया गया है, प्रिजम्पशन ऑफ डायरी डेथ के बारे में। 114 ये है, तथ्य की अवधारणा के बारे में नहीं है। 114 ए में है, बलात्संग के कुछ अभियोजनों में सम्मिलित न की होने की अवधारणा के बारे में बताया गया है। 114 में तथ्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है, तो सी का चौथा है और डी का तीसरा हो जाएगा। ए का पहला सही है, बी का दूसरा सही है और सी का चौथा है, डी का तीसरा है। तो कोट में देखते हैं, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का तीसरा, तो आंसर इसमें ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 5 वर्षीय पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में न्यायालय अवधारणा कर सकेगा कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जो कि किसी व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होना तात्पर्य है उसके द्वारा किया गया है, और कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जो कि किसी विशिष्ट व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होना तात्पर्य है उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार किया गया था। तो उपयुक्त ए बी दोनों सही हैं, जो कि 90A के अंतर्गत दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90A में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो कि होंगे वो 5 वर्ष पुराने होंगे, और जो धारा 90 कहती है 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में, और 90 ये 5 वर्षीय पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में अवधारणा के बारे में बताया गया है, तो आंसर इसमें सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, साक्ष्य अधिनियम में प्राणन्याय सुसंगत है? तो सुसंगत रेस जुडिकेटा का जो प्रावधान है वो धारा 40 में सुसंगत है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, ए सासे शूटिंग द्वारा बी की मृत्यु के कारण हत्या के लिए विचारित है। ये तथ्य कि ए लोगों पर उनकी हत्या के आशय से शूटिंग करने का अभ्यासी था विसंगत है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, क्या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर उस व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है जिसके द्वारा ये किया गया है तात्पर्यित है? उस व्यक्ति या नियंत्रक या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र पेश करने का निर्देश दे सकता है। सही है। किसी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध सार्वजनिक सूचना शब्द को प्रयोग करने और उस व्यक्ति द्वारा किया गया तात्पर्यित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को सत्यापित करने का भी निर्देश दे सकता है। तो उपयुक्त जो आंसर ए बी दोनों सही हैं। तो प्रश्न जो है का आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में किसकी राय सुसंगत है? तो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसकी राय सुसंगत है। तो आंसर 25 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अभियुक्त मृत्युकालीन कथन करने के बाद जीवित बच जाता है तो उसके कथन का उपयोग किया जाएगा। तो जो व्यक्ति मृत्युकालीन कथन करने के बाद यदि जीवित बच जाता है तो उसके जो साक्ष्य का प्रयोग किया जाएगा संपोषक साक्ष्य के रूप में किया जाएगा 156 157 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को निष्पादन करने वाले द्वारा प्रत्याख्यान कर दिया जाता है कि अनुपालक साक्षी को बुलाया जाना आवश्यक है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में न्यायालय अवधारणा करेंगे। हर दस्तावेज विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित स्टाम्पित और निष्पादित की गई थी, इसके बारे में न्यायालय अवधारणा करेंगे। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, सही सुमेलित युग्म है इसमें से रेस चेष्टे का जो प्रावधान धारा 6 में दिया गया सही है। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां धारा 34 में ये भी सही है। विशेषज्ञ की राय के बारे में धारा 46 में बताया गया है। 47 में हस्तलेख के बारे में राय की सुसंगतता के बारे में बताया गया है और 57 में न्यायिक रूप से अपेक्षणीय तथ्यों के बारे में बताया गया, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो सी सही नहीं है क्योंकि विशेषज्ञों की राय से संबंधित प्रावधान धारा 46 में है और 47 में हस्तलेख के बारे में राय से संबंधित प्रावधान है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो सी सुमेलित नहीं है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, संस्कृति विसंगत हो जाती है जब ऐसी संस्कृति के समय अभियुक्त मत था, नहीं विसंगत होगी। जब ऐसी संस्कृति प्राधिकारिक व्यक्ति की ओर से उत्प्रेरणा द्वारा कारित हो जाती है तो धारा 24 के अंतर्गत विसंगत हो जाती है। तो प्रश्न के अनुसार जो आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मृत्युकालीन कथन डाइंग डिक्लेरेशन ग्राह्य होता है केवल दीवानी मामलों में, दंडिक मामलों में? तो ये दीवानी और दंडिक दोनों मामलों में 32 सब क्लास 1 लागू होता है। मृत्युकालीन कथन डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में लागू होता है। तो आंसर जो हो जाएगा ए बी दोनों सही हैं। परंतु इसमें जो आंसर सी दे रखा है दंडिक एवं दीवानी दोनों मामले में लागू होता है, तो आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कौन सी अवस्था में किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है? जब मूल दस्तावेज एक दस्तावेज है तो द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। जब मूल दस्तावेज नष्ट हो गया हो तब भी दिया जा सकता है। जब मूल अग्राह्य पाया गया हो तो उसका द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो आंसर इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वीकृतियाँ स्वीकृत विषयों का निश्चायक साक्ष्य हैं, ये सही नहीं है। स्वीकृति जो है मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में हो सकती है धारा 17 के अंतर्गत। आंसर बी सही है। स्वीकृति जो है मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में भी हो सकती है। तो आंसर इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मिलित व्यक्ति जब दस्तावेज पेश करता है तब वह एक सक्षम साक्षी हो जाता है? बिल्कुल नहीं, गलत है। वे उसकी प्रतिपरीक्षा वह पक्षों द्वारा की जा सकती है? बिल्कुल गलत है, नहीं की जा सकती। उसकी प्रतिपरीक्षा न्यायालय की अनुमति से की जा सकती है? नहीं की जा सकती है, ये भी गलत है। वे साक्षी नहीं होता है इसलिए उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती है जब तक कि उसे साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता है। तो धारा 139 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कहती है कि किसी भी साक्षी को जो इसके द्वारा साक्ष्य पेश किया जाता है वो सक्षम साक्षी नहीं होता है जब तक कि उसको साक्षी के तौर पर ना बुलाया गया हो। तो आंसर जो है इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, मृत्युकालीन कथन की ग्राह्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो मृत्युकालीन कथन है जो उसकी मृत्यु के बारे में हो, मृत्युकालीन कथन करने वाले की मृत्यु हो गई हो, मृत्यु करने वाले को कथन करते समय मृत्यु की आशंका थी, ये जरूरी नहीं है कि उसको मृत्यु की आशंका हो। तो ये जो शर्त है आवश्यक नहीं है 32 सब क्लास 1 के अंतर्गत। तो आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, वह संस्वीकृति अग्राह्य है जो अभियुक्त ने की है पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट से की है तो 26 के अपवाद के रूप में ये
ग्राह्य है। पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में ना रहते हुए अपने मित्र से की है, तो ये भी क्योंकि ना रहते हुए की है तब भी ये ग्राह्य है। और जो तीसरे पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से की है, तो ये 26 के अंतर्गत ग्राह्य नहीं होगी, तो ये अग्राह्य है। तो क्वेश्चन है कि ये संस्कृति अग्राह्य जो अभियुक्त ने की है पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की है, तो ये अग्राह्य होगी। और जो चौथा है अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की है, ये भी ग्राह्य होगी, तो आंसर है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। सेशन न्यायालय के समक्ष अपने विचारण में ये कहता है कि अभिसाक्ष्य मजिस्ट्रेट बी द्वारा अनुचित रूप से लिया गया था। तत्विषयक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बी को साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, सही है। विवश किया जा सकता है, ये भी सही है। वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय विवश नहीं किया जा सकता है, ये सही है। और बी, ए और बी सही नहीं है, तो आंसर इसमें जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। मजिस्ट्रेट बी के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने का ए सेशन न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है। बी से साक्ष्य के बारे में पूछे जा सकने के संदर्भ में सत्य कथन जो है वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश से बी से पूछा जा सकता है कि ए ने क्या कहा था, ये सही है। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। ए सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश बी के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयत्न किया। बी की परीक्षा किए जाने के संदर्भ में क्या सत्य है, तो बी की परीक्षा की जा सकती है कि क्या घटित हुआ था। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट से उसके न्यायिक आचरण के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है, सही नहीं है। न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट से किसी ऐसी बात के बारे में जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते हुआ पूछा जा सकता है, नहीं पूछा सकता है। सी है कि उससे ऐसी घटनाओं के बारे में प्रश्न किए जा सकते हैं जो कि उसके सामने न्यायालय में हुई हैं, तो जो न्यायालय में उसके सामने घटनाएं हुई उसके बारे में प्रश्न किए जा सकते हैं, तो ये सही है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विवाह के पूर्व की संसूचना को पति या पत्नी को प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, सही है। विवाह के पक्षकारों के बीच सिविल या आपराधिक कार्रवाइयों चल रही हो तो संसूचना प्रकट करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ये भी सही है। यह व्यक्ति जिसने वे वैवाहिक संसूचना की थी या उसका हित प्रतिनिधि सम्मत हो तो ये संसूचना प्रकट करने के लिए विवश या अनुज्ञात किया जा सकता है, ये भी सही है। तो आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी सही हैं, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। वृत्तिक संसूचना के बारे में निम्न कथन असत्य हैं। कक्षीकार द्वारा अधिवक्ता को दी गई संसूचना कक्षीकार की अभिव्यक्ति सम्मति से प्रकट की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। किसी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई कोई भी संसूचना प्रकट की जा सकती है, ये भी सही है। सी है नियोजन के पश्चात अपराध या कपट किया गया हो तो संसूचना प्रकट की जा सकती है, सही है। जो कथन असत्य है वो है डी, वृत्तिक संसूचना के प्रावधान वकील के सेवकों को लागू नहीं होते हैं, जबकि जो वृत्तिक संसूचना है 126 ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है, तो जो वकील के सेवक जो होंगे उनके लागू होती है धारा, तो ये जो यहाँ पे कह रहा है लागू नहीं होती है, तो आंसर डी है, क्योंकि एक कथन जो है असत्य है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। सील का साक्ष्य देने वाले साक्ष्य की परीक्षा की जा सकती है। मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा तो जो व्यक्ति साक्षी को बुलाता है उसके द्वारा की जाती है, तो पहले ही हो जाती है, और जो बाद में होती है वो प्रति परीक्षा प्रतिपक्षी के द्वारा होती है, पुनः परीक्षा वादी के द्वारा की जाती है। तो जो सील के साक्ष्य देने वाले साक्षी की परीक्षा जब की जाएगी तो प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जाएगी, तो आंसर जो बी और सी दोनों सही हैं 138 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। ये साक्ष्य असन शूटिंग द्वारा बी की मृत्यु करने के कारण हत्या के लिए विचारित है। ये तथ्य कि ए ने अन्य अवसरों पर बी पर असन किया है, ए का बी पर असन करने का आशय दर्शित करने के नाते सुसंगत है, तो आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो सह अपराधी के परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि की जा सकती है, की जा सकती है कुछ मामलों में। नेक्स्ट है कि सह अभियुक्त की संस्कृति एक संपोचक साक्ष्य है, ये भी सही है, धारा 30 के अंतर्गत सही है। नेक्स्ट है सी, सह अभियुक्त की संस्कृति सह अपराधी के परिसाक्ष्य के मुकाबले कमजोर साक्ष्य है, 30 के अंतर्गत, ये भी सही है। सह अभियुक्त की संस्कृति के आधार पर अन्य व्यक्ति तथा संस्कृति करने वाले व्यक्ति की दोषसिद्धि की जा सकती है, तो अन्य व्यक्ति के आधार पर नहीं की जा सकती है, आंसर डी जो है कथन असत्य है, आंसर ये डी है। नेक्स्ट है जो 21 है, कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से एक असत्य है, उसको देखना है।
तो सिविल मामलों में स्वीकृति सुसंगत नहीं है जब वह इस शर्त के आधार पर दी गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, सही है। बी है, दस्तावेज के असली होने प्रसंगत हो तो उस दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत नहीं हैं, ये भी सही है। जब दस्तावेज असली होना ही प्रसंगत हो तो मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत नहीं होंगी। सी है कि जब पेश की गई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की असलियत प्रसंगत हो तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु में संबंधित मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत हैं, ये सही है। धारा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 22 के अंतर्गत 22A के अंतर्गत। और जो डी है, स्वीकृति स्वीकृतकर्ता के पक्ष में साबित नहीं की जा सकती है, तो ये जो है गलत है, क्योंकि धारा 21 कहती है कि स्वीकृति स्वीकृतकर्ता के पक्ष में साबित की जा सकती है। यहाँ पे कह रहा है साबित नहीं की जा सकती है, तो जो कथन है ये असत्य है। तो आंसर जो है प्रश्न के अनुसार डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, कौन सा कथन असत्य है? पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य के किसी भी भाग पर विश्वास किया जा सकता है। जब साक्षी पक्षद्रोही हो जाता है तो उससे परीक्षा में पूछे जा सकने वाले प्रश्न बुलाने वाले पक्षकार द्वारा पूछा जा सकता है, ये भी सही है। पक्षद्रोही साक्षी न्यायालय तभी घोषित करता है जब ये बुलाने वाले पक्ष में जानबूझकर सत्य बोलने का इच्छुक नहीं है, तो हॉस्टाइल विटनेस घोषित किया जाएगा। और पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। धारा 154 के अंतर्गत ये जो है कथन असत्य है, क्योंकि पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो साक्ष्य बुलाने वाले जो साक्ष्य देने के लिए जिसने बुलाया है वादी के पक्ष में अगर साक्ष्य नहीं देता है तो उसके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाएगा। न्यायालय उसके साक्ष्य को ले सकेगा, ग्राह्य कर सकेंगे। तो ये जो कथन है वो असत्य है। धारा 154 के अंतर्गत आंसर ये जो डी है सही नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, साक्ष्य की ग्राह्यता का निश्चय कौन करेंगे? तो साक्ष्य की ग्राह्यता का निश्चय न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 136 प्रावधान करती है कि न्यायालय साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेंगे। जज डिसाइड टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, तो आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सामान्य नियम ये है कि निर्णय सुसंगत नहीं होते हैं, परंतु निम्नलिखित में से कौन से निर्णय सुसंगत होंगे? जो निर्णय रेस जुडिकेटा का प्रभाव रखते हों सुसंगत होंगे, लोक लक्षी निर्णय होंगे वो भी सुसंगत होंगे, लोक प्रकृति की बातों का निर्णय होंगे वो भी सुसंगत होंगे। तो उपयुक्त जो तीनों निर्णय हैं वो सामान्य नियम के अंतर्गत सुसंगत होंगे, तो आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, गवाह झूठ बोल सकते हैं किंतु परिस्थितियाँ नहीं, ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन पॉबी ने किया था कि गवाह झूठ बोल सकते हैं किंतु जो परिस्थितियाँ हैं वो झूठ नहीं बोलती हैं, तो ये कथन जो किया है पॉबी ने, तो आंसर इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्न में से कौन सी धारा जो है पक्षद्रोही से साक्षी से संबंधित है? तो जो ए है धारा 152, ये इंसल्ट और इन्हें के बारे में बताती है कि कोई व्यक्ति अपमानित या क्षुब्ध करने वाले ऐसे प्रश्न के बारे में नहीं पूछे जाएंगे। और जो 153 बताती है टेस्टिंग वेरासिटी की सत्यवादिता को परखने के लिए प्रश्न के बारे में से प्रावधान दिया गया है। और 124 में दिया गया है कि पक्षकार के द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछा जाना, और इसी के अंतर्गत हॉस्टाइल विटनेस के बारे में बताया गया है कि जो पक्षद्रोही साक्षी होता है, जो वादी के विरुद्ध साक्ष्य देता है, वो पक्षद्रोही साक्षी हो जाता है। और 155 में जो बताया गया है कि साक्षी की जो विश्वसनीयता है उस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है कि जो क्रेडिट जो विटनेस का क्रेडिट है उसको इम्पीचमेंट किया जा सकता है 155 में। और जो प्रश्न पूछ रहा है कि धारा पक्षद्रोही साक्षी से जो संबंधित है वो तो धारा 124 हॉस्टाइल विटनेस से संबंधित है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, वित्तीय संसूचना संरक्षित हैं? तो वित्तीय संसूचना जो है 126 के अंतर्गत ऑफिशियल कम्युनिकेशन संबंधित हैं, जबकि 122 में जो दिया गया है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज वैवाहिक संसूचनाओं के संबंध में दिया गया है। और 123 में एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया है। और 124 में जो बताया गया है ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में प्रावधान किया गया है। और 126 में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, संस्कृति की परिभाषा दी गई है? तो धारा 24 में संस्कृति की परिभाषा नहीं दी गई है। ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति धमकी या उत्प्रेरणा के द्वारा संस्कृति करता है तो वो उसके ग्राह्य नहीं की जाएगी। और 25 में पुलिस अधिकारी से की गई संस्कृति को उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। और 26 है कि पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त से की गई संस्कृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। तो जो उपयुक्त में से किसी में भी संस्कृति की परिभाषा नहीं दी गई है। संस्कृति की जो परिभाषा है
वो धारा 17 में जो स्वीकृति की परिभाषा है वही लागू होती है। और संस्कृति की परिभाषा को प्रीवी काउंसिल के द्वारा पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर के मामले में सर्वप्रथम दिया गया था। तो कई मामलों में जो पाकला नारायण स्वामी में संस्कृति की परिभाषा दी गई है प्रीवी काउंसिल के द्वारा वो भी लागू होती है। और धारा 17 जो है स्वीकृति परिभाषा वही संस्कृति की परिभाषा में लागू होती है। तो जो प्रश्न के अनुसार है कि संस्कृति परिभाषित है वो किस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संस्कृति को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो धारा 17 में जो स्वीकृति परिभाषा है वही लागू होती है और जो पाकला नारायण स्वामी में दी गई वो संस्कृति परिभाषा लागू होती है। तो आंसर जो है उपयुक्त में से किसी में नहीं, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। गूंगा एवं बहरा डेफ एंड डम्ब जो व्यक्ति हो वो लिखकर या संकेतों के द्वारा साक्ष्य देने में असमर्थ है तो वहाँ न्यायालय जो सहायता ले सकेगा विशेष प्रबोधक की, निर्वचन की, तो उपयुक्त ए बी दोनों की ले सकेगा। तो गूंगा एवं बहरा डेफ एंड डम्ब व्यक्ति के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 में दिया गया है कि ब्रिटिश अनएबल टू कम्युनिकेट वर्बली के बारे में बताया गया है कि साक्षी का मौखिक रूप से अगर संशोधित करने में असमर्थ है तो वो न्यायालय में अपना साक्ष्य लिखकर या संकेतों के द्वारा किसी भी माध्यम से दे सकता है जिसके द्वारा वो सुगम बना सके। तो ऐसे साक्ष्य को उसको जो है वो दस्तावेजी साक्ष्य समझा, मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा, ना कि दस्तावेजी साक्ष्य, क्योंकि धारा 119 में प्रावधान दिया गया है कि जिस व्यक्ति के द्वारा, जो व्यक्ति गूंगा है या बहरा है या बोल नहीं सकता है, उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा, चाहे वो लिख कर दे या संकेतों के द्वारा दे। तो जो आंसर इसमें है वो ए बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। न्यायाधीश किसी तथ्य के व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य में नहीं ले सकते हैं, किस बात में निर्णित किया गया था? तो ये हरप्रसाद बनाम शिवदया के मामले में कहा गया है कि न्यायाधीश किसी भी तथ्य के व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य में नहीं ले सकते हैं। तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथन बताना है, उपधारणाओं में सबूत का भार बदलता रहता है, नहीं, स्थिर रहता है, नहीं, उस पक्षकार पर होता है जिसके विरुद्ध उपधारणा की जाती है, ये सही है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को देखना है। तो पहला है न्यायिकेतर संस्कृति यदि विश्वसनीय एवं स्वैच्छिक है तो ये स्वसिद्धि का आधार हो सकती है, सही है। दूसरा है न्यायिकेतर संस्कृति की मुख्य बातों का अन्य साक्ष्यों से संपोषण होना चाहिए, ये भी सही है। खुले स्थान या बरामदगी साक्ष्य में ग्राह्य होगा, ये सही नहीं है। तो आंसर जो है सी सही नहीं है, ये असत्य कथन है कि खुले एवं बरामदगी साक्ष्य हैं वो ग्राह्य होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो आंसर जो है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। निम्न कथनों में से असत्य कथन को देखना है। पंजीकृत वसीयत अपने आप में निश्चायक साक्ष्य नहीं है, सही है। वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए कम से कम एक अनुप्राणक साक्षी होना आवश्यक है, ये भी सही है। और तीसरा जो है कि कुछ परिस्थितियों में धारा 65 के खंड ए किसी दस्तावेज के अंतर्वस्तु का तथ्यक साक्ष्य देने से पूर्व उस व्यक्ति को सूचना दिया जाना आवश्यक है जिसके कब्जे में ऐसा दस्तावेज है, ये भी सही है। तो रिश्वत देने वाला व्यक्ति सह अपराधी नहीं होता है, रिश्वत देने वाला व्यक्ति सह अपराधी होता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 में प्रावधान किया गया है। तो ये कथन सत्य नहीं है, तो आंसर इसमें डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो धारा 6 है रेस्ट टेस्टी, ये सही है, धारा 6 रेस्ट टेस्टी से संबंधित है। धारा 9 जो है वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन से संबंधित है, तो जो बी का है वो तीसरा है, ए का पहला सही है। धारा 11 है एलिबाई के सिद्धांत से रूल ऑफ एलिबाई, सी का दूसरा सही है। और जो धारा 17 है वो स्वीकृति की परिभाषा दी गई, ये भी सही है। तो प्रश्न के जो अनुसार आंसर है ए का जो है पहला सही है और बी का जो है तीसरा सही है और जो सी है इसका दूसरा सही है और डी का चौथा सही है। तो कोर्ट के अनुसार जो आंसर आपका इसमें ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है कोर्ट की सहायता से। धारा 25 कहती है कि पुलिस को की गई संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी और धारा 30 कहती है कि सही अभियुक्त की संस्वीकृति को संपोषक साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा, ये सही है। धारा 32 जो है मृत्युकालीन कथन के संबंध में बताती है और धारा 34 लेखाबाइयों की प्रविष्टियों के बारे में बताती है। तो जो 25 का ए सही है और बी का दूसरा सही है और सी का जो है चौथा ये सही है और जो डी का है वो तीसरा है, तो ये सही है। तो आंसर जो है कोर्ट की सहायता से ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है सूची की सहायता से। तो धारा जो 45 है वो विशेषज्ञों की राय से संबंधित है और धारा 101 जो है तीसरा है सबूत के भार के विषय में बताती है। 113 ए जो है वो है आत्महत्या के दुष्प्रेरण की उपधारणा के बारे में बताती है। 113 बी दहेज मृत्यु के बारे में बताती है। तो जो कोर्ट की सहायता से ए का आंसर जो है चौथा है, ए का चौथा इसमें डी में है और जो बी का है वो
तीसरा जो है वो है इसमें बी में है, और जो सी का है वो दूसरा है, तो इसमें तो आंसर जो है, और जो डी का है वो पहला है, तो आंसर कोड की सहायता से बी वाला सही बन रहा है, तो आंसर इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो धारा 154 जो है हॉस्टाइल बिजनेस पक्षद्रोही साक्षी के बारे में प्रावधान करती है, तो जो ए का चौथा है, और 159 है रिप्रेसिंग मेमोरी के बारे में बताती है, तो जो कि तीसरा है बी का। 123 जो है लोकहित की भावना के बारे में बताती है। 126 जो है प्रतीक सूचनाओं के बारे में बताती है, तो कोड की सहायता से ए का चौथा बी में है, और जो बी का है तीसरा है, और जो सी का है वो दूसरा है, और डी का पहला है, तो आंसर इसमें कोड की सहायता से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है कोड की सहायता से। धारा 133 जो है वो सह अपराधी के बारे में बताती है, सह अपराधी सक्षम साक्षी कब होगा। और जो 138 है वो प्रति परीक्षा के बारे में बताती है, और 141 लीडिंग क्वेश्चन सूचक प्रश्न के बारे में बताती है। 121 में जज एंड मजिस्ट्रेट के बारे में दिया गया, मजिस्ट्रेट सक्षम साक्षी होगा, इसके बारे में बताती है। तो जो कोड की सहायता से जो प्रश्न इसमें सही हो जाएगा, ए का जो है चौथा, और बी का जो है तीसरा, और जो सी का है दूसरा, और जो डी का है पहला, तो कोड की सहायता से आंसर इसमें ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है कोड की सहायता से। 115 विबंधन के बारे में है। 118 जो है वो पागल सक्षम साक्षी के बारे में बताता है कि हु में टेस्टिफाई साक्ष्य कौन दे सकेगा। 119 में है गूंगे बहरे व्यक्तियों के बारे में, डम विटनेस के बारे में बताया गया है। 114 ए में जो बताया गया है बलात्संग की उपधारणा के बारे में बताया गया है, प्रिजम्पशन ऑफ रेप के बारे में। तो जो आंसर इसमें सही हो जाएगा, ए का चौथा है, और बी का तीसरा है, सी का दूसरा है, और डी का पहला, तो आंसर इसमें ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है कोड की सहायता से। 112 में दी गई है धर्मस्थ की उपधारणा, ये सही है। 107 में उत्तर जीविता जीवन की उपधारणा, ये भी सही है। 108 में मृत्यु की उपधारणा, ये भी सही है। 110 कब्जे की उपधारणा, ये भी सही है। तो इसमें ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, और डी का चौथा, 1 2 3 4 ये ऊपर वाला, ये जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है कोड की सहायता से। धारा 79 में विनिश्चयों के असली होने के बारे में उपधारणा है, सही है। और जो 85 है, 85 मुख्तार नामा पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में प्रावधान किया गया है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी चौथे में दिया गया है, तो बी का चौथा है। और धारा 90 में 30 पर दस्तावेजों के पुराने के बारे में बताया गया है, तो वो 2 में दिया गया है। और धारा 84 जो बताती है प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा, तो आंसर इसमें जो है ए का तीसरा ये सही है, और बी का जो है वो चौथा है, और जो सी का है वो दूसरा है, और डी का पहला है, तो आंसर इसमें डी सही हो जाएगा कोड की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, किसी साक्षी की प्रति परीक्षा जिरह कर सकता है। तो जो साक्षी की प्रति परीक्षा होती है, जो जिरह करता है, तो जो व्यक्ति साक्षी को लाता है, वादी जो साक्षी को लाता है, गवाह को लाता है, वो उसकी मुख्य परीक्षा है यानी कि एग्जामिनेशन अचीव कराता है। और जो प्रति परीक्षा की जाती है वो प्रतिवादी प्रतिपक्ष के द्वारा की जाती है, तो इसमें आंसर डी में दे रखा है कि प्रतिपक्षी के द्वारा जिन्हें की जा सकती है। और पुनः परीक्षा होती है, पुनः वादी के द्वारा की जाती है, उसको पुनः परीक्षा री एग्जामिनेशन कहते हैं। तो इसमें जो आंसर है प्रतिपरीक्षा जिन्हें कर सकता है, प्रतिवादी प्रतिपक्ष कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कौन सी धारा प्रतिपक्ष को साक्षी से जिन्हें प्रतिपरीक्षा करने का हक देती है। तो धारा 138 में बताया गया है, और 137 में एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन की डेफिनेशन दी गई है। और 137 में ये क्रम बताया गया है कि एग्जामिनेशन चीफ कब होगी, और प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन कब होगा, और पुनः परीक्षा री एग्जामिनेशन कब होगा, इसके बारे में बताया गया है। 136 में कहा गया है कि जज कब जो है साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में साक्ष्य की ग्राह्यता कर सकेंगे, जज डिसाइड टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के बारे में। और 139 में है क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट, और 139 में बताया गया है कि जो साक्षी साक्ष्य पेश करता है उसको साक्षी के रूप में प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती है जब तक कि उसको साक्षी के रूप में नहीं बुलाया गया है। तो जो आंसर है इसमें सी सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, जिरह प्रतिपरीक्षा एक सबसे बड़ा कानूनी इंजन है जो कि सत्य को ढूंढने के लिए हयात किया गया है, किसका कथन है। तो ये बिगमोर का कथन है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, धारा 311 के अंतर्गत कोर्ट विटनेस न्यायालय साक्षी की प्रतिपरीक्षा की जा सकती है।
अभियोजन पक्ष द्वारा, अभियुक्त के द्वारा, ए बी दोनों के द्वारा की जा सकती है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, पुनः परीक्षा में साधारणतः कोई नया प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, ये सत्य है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्न कथनों में से असत्य कथन को ढूंढना है। संपोषण विधि का नियम है, ये असत्य कथन पहले ही है, तो आंसर इसमें ये सही हो जाएगा। बाकी बी संपोषण साक्षी एवं प्रज्ञा का नियम है, सही है। अभियुक्त केस डायरी अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकता, ये भी सही है। सूचक प्रश्न साधारणतया मुख्य परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता है, ये भी सही है। तो आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्न कथनों में से असत्य कथन को ढूंढना है। प्रथम इत्तला रिपोर्ट मुख्य साक्ष्य नहीं है, सही है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट मुख्य साक्ष्य नहीं है, ये भी सही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सारवांश साक्ष्य है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सारवांश साक्ष्य नहीं होती है, ये जो कथन है वो असत्य है, तो आंसर इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, पक्षद्रोही साक्षी की प्रति परीक्षा अभियोजन कर सकता है, नहीं, अभियोजन न्यायालय की अनुमति मिलने पर ही कर सकता है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्न कथनों में से सत्य कथन कौन सा है। तो FIR के जो कथन इत्तलाकर्ता के पश्चातवर्ती कथन की संपुष्टि या खंडन में प्रयुक्त हो सकता है, नहीं हो सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित कथन का उपयोग खंडन में किया जा सकता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन संपोषक साक्ष्य है, ये भी सही है। तो प्रश्न के अनुसार जो आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्न कथनों में से सत्य कथन कौन सा है। धारा 165 के अंतर्गत न्यायालय को साक्षी से प्रश्न पूछने की व्यापक शक्ति प्रदान है, एकदम सही है कि धारा 165 में न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वो साक्षी से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में कि न्यायालय की शक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस धारा में दी गई हैं, तो 165 में दी गई हैं। दूसरा है साक्ष्य की ग्राह्यता का निर्धारण न्यायाधीश करते हैं, तो धारा 136 के अंतर्गत ये भी सही है। एक वालिया गवाह राजसाक्षी के परिसाक्ष्य के आधार पर बिना संपुष्टि के अभियुक्त की दोषसिद्धि का घातक नहीं है, तो ये भी सही है। तो आंसर जो है उपयुक्त सभी सही हैं, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में संशोधन किस अधिनियम द्वारा किया गया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा धारा 17 में, जो कि 17 अगस्त 2000 से प्रभावी है, धारा 17 में इलेक्ट्रॉनिक के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो ये सही है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 में धारा 45A जोड़ी गई थी, ये भी सही है। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 में जो धारा जोड़ी गई थी उसमें 53 जोड़ा गया था सेक्सुअल के संबंध में, 114 ये रेप के संबंध में जोड़ा गया था, और 146 में भी रेप से संबंधित है, तो इन सभी में संशोधन किया गया था। निर्भया के मामले के संबंध में तो इसमें भी एविडेंस में भी हुआ था संशोधन, और CRPC और IPC सभी में हुआ था, तो उपयुक्त तो सभी हैं। तो जो 2013 का अधिनियम है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है, तो इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे कि जो किस 1872 में संशोधन किस अधिनियम द्वारा किए गए हैं, तो सभी तीनों के द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा जोड़ी गई है। तो धारा 45A को जोड़ा गया है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता का अवधारणा किस धारा के अंतर्गत करते हैं। तो धारा 136 के अंतर्गत करते हैं। जज डिसाइड टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस 135 में ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में बताया गया है, और 137 में बताया गया है कि एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है, और 138 में बताया गया है कि ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन की कब मुख्य परीक्षा होगी, कब पुनः परीक्षा होगी और कब प्रति परीक्षा होगी, इसके बारे में धारा 138 में बताया गया है, और 137 में परिभाषाएं दी गई हैं परीक्षाओं की। तो जो साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में प्रावधान है वो धारा 136 में है, तो आंसर इसमें भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मामले से सुसंगत या असंगत प्रश्न पूछने या दस्तावेज पेश करने का आदेश देने की शक्ति मजिस्ट्रेट को किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है। तो धारा 165 के अंतर्गत, जो कि बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो धारा 165 बी के अंतर्गत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, धारा 9 के अंतर्गत पहचान परेड, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का साक्ष्य जो है वो सारवान साक्ष्य नहीं है, सारवान साक्ष्य का भाग है, ये भी नहीं है कि साक्ष्य का खंडन किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, संपोचक साक्ष्य के रूप में उसको लिया जा सकता है, तो आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन कौन सी धाराएं स्थापित की गई हैं। तो धारा जो है 114A को जोड़ा गया है, और धारा 119 में भी परिवर्तन किए गए हैं, तो जो बी और सी सही हैं, आंसर इसका जो है डी सही है, क्योंकि जो 53 ये है, 53A को भी 2013 में ही जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें आप ये देख लें कि जो ए और बी सही है, सी सही नहीं है, तो आंसर इसमें यहाँ पे बी की जगह पे ए कर लें और सी की जगह पे बी हो जाएगा, तो आंसर इसमें डी सही हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक जुडिशियल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल साबित होगा। और यदि आप बिहार एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ पर बिहार एपीओ फुल स्टडी मटेरियल से संबंधित सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसको फॉलो करके आप कम समय में तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अन्य लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ की प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नई वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको सूचना मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।